नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज के वीडियो में हम लेके आए हैं मौर्य काल में कला, विज्ञान व साहित्य टॉपिक, जो कि आपके वीडियो मेंस आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तीनों एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी नहीं करेंगे, अपन जानकारी करेंगे केवल मौर्य काल में कला, विज्ञान, साहित्य। ऐसे ही मौर्य काल के बाद हम बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। ठीक, अपना जो प्राचीन भारत से संबंधित जो है कला, विज्ञान और साहित्य वाले संबंधित जो है कवर हो जाएगा पार्ट। तो वीडियो मेंस में ये अलग से टॉपिक दिया हुआ है, आप देखेंगे सिलेबस को, उसके बारे में अपन जानकारी जुटाएंगे और हम अच्छे से बिल्कुल वन लाइनर वाले कोड जो है क्वेश्चन करेंगे। अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कोई सजेशन है या कोई भी अगर आपको टॉपिक अलग से पढ़ना है तो उसके बारे में, चाहे वीडियो मेंस का हो, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे आपके सेकंड ग्रेड का हो। ठीक है, आपके कोई भी एग्जाम का कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ में, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके लिए अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य काल। केवल वन लाइनर जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है, समझने वाली जहाँ चीज आएगी वहां समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट करिए। चंद्रगुप्त मौर्य, देखो सबको पता है मौर्य काल कब से कब तक था, हम उस पर नहीं जा रहे, हम बात करेंगे सीधा जो है वन लाइनर क्वेश्चन पे। तो मोटा मोटा मैं आइडिया बता देता हूँ कि मौर्य जो काल है के नीचे लिख लेना कि 321 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व, है ना। अब ईसा पूर्व और ईस्वी पूर्व क्या होती है, बहुत बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये एक डिवाइडेशन है। डिवाइडेशन कैसे है कि इस मान लो कोई डेट है और यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे पहले वाले जो समय है उसको ईसा पूर्व कह देते हैं। पूर्व मतलब ईसा से पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो काल है ईस्वी कह देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस में चलता है, जैसे -1 साल, 2 साल, तो कितना साल पहले, 3 साल पहले, ये कितना साल पहले, 1 साल पहले। इसी तरह से ये 321 ईसा पूर्व मतलब 321 साल पहले जन्म से। ठीक है, ये तब से तब तक का काल माना जाता है। और कुल जो इन्होंने शासन किया है, मौर्य वंश ने जो शासन किया है तो भारत पर 137 वर्ष के लगभग की शासन किया है। तो अपन चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज के बारे में हम जान लेते हैं कि लिखो चंद्रगुप्त मौर्य तो साम्राज्य की स्थापना कर, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। स्थापना करने के पीछे जो हाथ था या जिसकी सलाह थी वो कौन थे, अपने चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही नाम है। हम इस जो है इसमें लिखना शुरू करते हैं कि चंद्रगुप्त, सबको पता है ये चीज, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया, ताकि हम जो है बेसिक से मॉडरेट की तरफ चले। ठीक है, तो स्टार्ट करो। चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य की स्थापना करने में मदद किसने करी थी, साम्राज्य की स्थापना करने में कौटिल्य, पब्लिक चाणक्य, एक ही नाम है, सब एक ही जने के, विष्णुगुप्त सब जानते होंगे, है ना। एक अपने स्टार प्लस पे नाटक भी आता था, सीरियल आता था एक चाणक्य नाम से, है ना। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने मदद करी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है, जन्म हुआ था इनका 345 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था, शाक्य क्या था जनपद, शाक्य क्या था जो है, क्या थे ये, अलग से वंश था। और इनका पिपली ये गणराज्य था। शाक्यों का राज्य किस पे था, पिपलीवन गणराज्य जो था उसकी मौर्य शाखा में हुआ था। अपन इसको कैसे लिखेंगे कि
345। अच्छा मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको, मैं तो ये जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, लिखना नहीं था, आपको समझना ही है। बाकी मैं लिख के बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त का जन्म ईसा पूर्व 345 ईसा पूर्व में शाक्यों के पिपली वन गणराज्य की मौर्य शाखा में हुआ। राज्य की मौर्य शाखा में हुआ। ठीक है, ठीक। चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त नंद वंश के अंतिम शासक। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक है, चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। अब घनानंद को क्यों हराया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों प्रशिक्षित किया या क्यों मदद करी, ये एक अलग स्टोरी है। ये स्टोरी क्या है कि चंद्रगुप्त या विष्णुगुप्त, उनकी जो है, उनको दरबार से घनानंद ने बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया था। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने कह दिया था, अल्टीमेट दे दिया था घनानंद को चाणक्य ने, कि मैं आपका है ना जो वंश है ना उसका समूल नाश कर दूंगा और मैं अपने खुद वंश की स्थापना करवाऊंगा। तो उन्होंने चंद्रगुप्त को चूज किया था बचपन में, और वहां से चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा देने के बाद घनानंद अंतिम राजा नंद वंश के, इनको हराकर मौर्य वंश की स्थापना करी। ठीक है, लिखो यूनानी साहित्यों में चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा जाता है। सेंड्रोकोटस कहा जाता है। थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही ना, मोटा मोटा, एक सेकंड। से लिखते हैं अपन। ठीक, ये वाला फैक्ट लिख लो, लिखते हैं अपन, है ना। एक चीज लिखो, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन थे, और रुद्रदामन फर्स्ट के जूनागढ़ अभिलेख था। और उसमें क्या जानकारी मिलती है हमें कि क्या अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्पगुप्त नामक व्यक्ति को जो है सूबेदार नियुक्त किया था, तथा वहां का सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कहां पे किया था? आपके जो है जूनागढ़ में। तो सुदर्शन झील का निर्माण कहां कराया था? जूनागढ़ में। ठीक, इसमें देखो जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपके पुष्पगुप्त नामक सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, और वहां पे जो सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन किसको नियुक्त किया था वहां पे? पुष्पगुप्त को नियुक्त किया था, देख रेख के लिए और सिंचाई के
जो है व्यवस्था को निश्चित करने के लिए। ठीक, बात करते हैं अब, ये है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी के बाद जो है बात कर रहे हैं और इस साम्राज्य में कौन कौन राजा हुए। एक बार बेसिक जानकारी होना जरूरी है। एक बार आप चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, के बाद आए आपके बिंदुसार, और बहुत ही महत्वपूर्ण शासक अंतिम सम्राट अशोक। ठीक, तक डाल देंगे। ठीक है, हाँ इसमें लिखो, कार्यकाल भी लिखोगे क्या? तो कार्यकाल भी लिख लो, 322 से 200। ठीक, बिंदुसार का क्या कार्यकाल था? 298 से 273 का पूर्व। ठीक, और सम्राट अशोक का 273 से 236 ईसा पूर्व। ठीक है, ये कार्यकाल था। कभी पूछ ले कि क्रम पूछ ले कि मौर्य साम्राज्य के जो है राजा उनका क्रम बताओ। क्रम पहले कौन थे? बिंदुसार, के बाद थे अशोक। और अंतिम जो नोट डाल के लिखो यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था आपके बृहद्रथ। बृहद्रथ, इसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, है ना, और शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो अपन उसमें नहीं जाएंगे आगे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो अलग से, हत्या किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। बाकी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। शुंग वंश की स्थापना करी, पता है ना, प्राचीन भारत की स्थापना। ठीक है, सेनापति था बृहद्रथ का पुष्य, इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक, अब एक थोड़ा सा नोट डालो, अपन बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी 2-4 लाइनें लिख लो। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, ठीक है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक। अब अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है। तो पूछे कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है, तो ये मत लिख देना आंसर कि इकोनॉमिक्स मतलब पैसों से संबंधित, रुपए पैसों, आर्थिक विषयों से संबंधित है। नहीं, ये राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक है। राजनीति पर लिखी पुस्तक। ठीक, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक, राजनीति पे लिखी हुई पुस्तक। ठीक है, अर्थशास्त्र में राजनीति को है ना, राजनीति या प्रशासन को है ना, कितने भागों में बांटा गया था, उल्लेख है। अर्थशास्त्र में क्या उल्लेख है कि मौर्य जो प्रशासन था ना, मौर्य प्रशासन को 18 विभागों में बांटा गया था। 18 विभागों में। पहले विभागों को विभाग नहीं कहते थे, इनको कहते थे तीर्थ। 18 तीर्थों में बांटा गया था। ठीक है ना, जिसमें आपके भंडार, राजस्व विभाग, राजरानी विभाग, पशु विभाग, वाणिज्य व्यापार विभाग, ये अपन आगे चर्चा करेंगे इसके बाद। ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिखो इसका बिंदु कि 1909 में यह पुस्तक प्राप्त हुई। इसके अनुवादक कौन थे? इसके अनुवादक थे श्री श्याम शास्त्री। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली पुस्तक प्राप्त हुई है, नहीं, एक पुस्तक थी जो 1909 में प्राप्त हुई थी। मतलब ऐसे ये नहीं होता क्या, मतलब कुछ दस्तावेज ऐसे मिले थे, फिर उसका अनुवाद किया। अनुवाद किसने किया? श्री श्याम शास्त्री ने। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। और भी पुस्तकें थी, जैसे मैगस्थनीज की इंडिका थी, है ना, और आपकी ये हो ही गई कौटिल्य की जो है अर्थशास्त्र पुस्तकें हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें थी। तो अपन तो है मेन बात कर रहे हैं। आप लिख सकते हो अन्य पुस्तक में, अन्य पुस्तक जो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं उसमें लिख सकते हैं अपन इंडिका कारणी,
ये मेगास्थनीज जो थे यूनानी की पुस्तक थी। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस जो निकेटर था उनका राजदूत था। ठीक, अब हम इसमें अलग फैक्ट लिखते हैं। नेक्स्ट, ऐसे वन लाइनर लिखे जाओ, आपको तो केवल नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अपन को एग्जाम क्रैक करने से मतलब, अपन को डिटेल में पढ़ना ही नहीं। कि आजकल एग्जाम में क्या है कि जितना पढ़ोगे ना वहां से क्वेश्चन आता नहीं, और क्वेश्चन आता है दूसरी। अपन केवल स्मार्ट स्टडी पे फोकस करें अन्य पुस्तकों में। ठीक है, अब में लिखो कि चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार किया, तब जैन धर्म में परिवर्तित स्वीकार किया। के लिए शिक्षा किसने दी? के लिए शिक्षा किसने दी? भद्रबाहु, जैन मुनि थे भद्रबाहु। भद्रबाहु ने शिक्षा या दीक्षा, ठीक ठीक। और ये इन्होंने क्या किया कि कर्नाटक के श्रवण बेलगांव में जो है अपना शरीर त्यागा, मतलब वहां पे इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति करी, ये बोल सकते हो। श्रवण बेलगांव में अपना त्यागा, आ गया 298 आया था ना अभी ऊपर। ठीक है, इसके बाद मगध की गद्दी पे बिंदुसार बैठ गया है ना, और बिंदुसार थे ना, बिंदुसार के बारे में हम जानकारी करेंगे। ठीक है, तो बिंदुसार इसके बाद जो है उत्तराधिकारी के रूप में मौर्य साम्राज्य की सीट संभला दी। अब इनको क्या है कि यूनानी जो इतिहासकार हैं है ना, और यूनानी जो पुस्तकें हैं, उन्हें बिंदुसार को जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता था ना, तो बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्रोकोटस, एमित्रोकेटस ये कहा जाता था। मत इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, इसका मतलब होता है शत्रु विनाशक। और बिंदुसार ने ना बिंदु भर भी है ना साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। जितना चंद्रगुप्त मौर्य छोड़ के गए थे उतना ही जो साम्राज्य था बिंदुसार ने अलग से दिमाग लगाया नहीं, यहाँ का विस्तार करना वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक। बिंदुसार है ना कौन सा धर्म मानता था? बिंदुसार जो है आजीवक धर्म को मानता था। आजीवक धर्म मानता था। ठीक, एक चीज लिखो, वायु पुराण में बिंदुसार के लिए भद्रसार नामक शब्द का प्रयोग किया हुआ है। शब्द का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बहुत ही ज्यादा तवज्जो देनी है अपन को पढ़ते टाइम। वायु पुराण क्या था? पुराण था। इसमें बिंदुसार के लिए भद्रसार नामक शब्द, मतलब बिंदुसार को भद्रसार भी कहा जाता था। ठीक है, और जैन धर्मों में क्या कहा गया है इसे? जैन धर्मों में क्या कहा गया है? सिंहसेन। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से आने लग गए आजकल, पहले जैसे नहीं पूछते कि कितने जो है अशोक के स्तंभ थे फलाना, तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक, बिंदुसार के जो यहाँ पे देखो, बिंदुसार के बाद आएंगे सम्राट अशोक, तो उनका बेसिक तैयार करते हैं कि बिंदुसार जो राजा था मौर्य साम्राज्य का, इनके समय तक्षशिला एक जगह है, तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है वर्तमान में तो भी है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया। ठीक है, वहां पे विद्रोह हो गया। विद्रोह को दबाने के लिए तो अब ये बिंदुसार जो है राजा था, तो ये विद्रोह को दबाने के लिए तो भेजेगा किसी को, तो इसने किसको भेजा? सुसीम को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। तक्षशिला में विद्रोह हो गया, इसे दबाने के लिए या कुचलने के लिए
दबाने के लिए किसको भेजा? सुसीम को भेजा, सुसीम को भेजा, है ना, जो कि विद्रोह को दबाने में असफल रहा, असफल रहा। मतलब क्या हुआ कि तक्षशिला एक जगह है, वहां पे एक विद्रोह हो गया था। विद्रोह होने पर क्या किया, बिंदुसार को अपनी जो है, जैसे अभी आज नहीं भेजते क्या, मिलिट्री भेज देते हैं, तो इस तरह से सुसीम को भेजा कि विद्रोह को दबा के आओ। लेकिन वहां पे ये विद्रोह को दबा नहीं पाया सुसीम, है ना। सुसीम जो असफल हो गया था, उसके बाद है ना, उज्जैन में ना, उज्जैन के जो तत्कालीन सूबेदार थे, कौन थे? अशोक। अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, और उसने उज्जैन के सूबेदार अशोक विद्रोह का दमन किया, विद्रोह का। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन सीधा सा आएगा, सिंपल सा, घुमा के किस तरह से पूछा जाएगा कि जो है सम्राट अशोक जो है तक्षशिला को विद्रोह हुआ था, तक्षशिला को विद्रोह दबाने के दौरान वो किस जो है गणराज्य के किस स्थान के सूबेदार थे? तो वो थे आपके उज्जैन के। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते हैं अब सीधा कला और साहित्य के बारे में। तो हम बात करेंगे अशोक के शिलालेखों में के बारे में कि अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। हम अशोक के शिलालेखों की बात करें तो एक अशोक, सम्राट अशोक थे, बिंदुसार के बाद अशोक राजा बने। अशोक राजा बने तो उन्होंने क्या है कि अपनी जगह जगह स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख ये इस तरह से स्थापित करवाए थे, ताकि अपने जो है साम्राज्य का प्रचार हो। और इनके काल में ना एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, वो था आपके कलिंग नरेश खारवेल के साथ। कलिंग नरेश मतलब आपके उड़ीसा है ना, उड़ीसा वर्तमान में जो उड़ीसा है बनाना, ठीक, यहाँ पे उड़ीसा है, ये मान तो ठीक, इस जगह पे तटवर्ती इलाके में उड़ीसा, तो यहाँ पे कलिंग एक साम्राज्य था। तो वहां के राजा थे खारवेल, राजा थे खारवेल, उनके साथ युद्ध हुआ। और युद्ध में ना जीता कौन? अशोक जीता, अशोक वर्सेस अशोक जीता। तो अशोक जीत तो गया, लेकिन वहां पे इतनी जनहानि हुई, लोग इतने मरे इस युद्ध में, इतने सैनिक मरे, इतने लोग मरे, भूखे मर गए, लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो। अब 1.5 लाख लोग यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो अशोक का ना इस युद्ध के बाद है ना भंग हो गया युद्ध से। बोले यार इतने लोग मर जाते हैं केवल युद्ध की वजह से। और युद्ध किस लिए होता है? जमीन के लिए, ठीक, जमीन के लिए युद्ध होता है, और युद्ध जमीन के लिए होता है, और इसमें 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। और जमीन ऐसी ना तो इनकी ना इनकी, मरने की बात तो किसी की नहीं। अशोक ने यहाँ से अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, और इन्होंने युद्ध नीति की जगह, युद्ध नीति की जगह हम आगे लिखेंगे, उन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया और दंभ नीति, दंभ नीति का पालन, यह हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखो, तो इन्होंने क्या है, इस उपलक्ष्य में अलग से जो है शिलालेख लगवाया था, तो उसके बारे हम लिख लेते हैं अलग से कि पृथक कलिंग, कलिंग शिलालेख, कलिंग शिलालेख, ठीक है। ये जो शिलालेख है ना, 2 स्थानों से मिला है। 2 स्थान कौन से हैं? प्रथम कलिंग का शिलालेख कहाँ कहाँ से मिला है? एक तो आपके हो गया होली, दूसरा हो गया आपके जोगदा। 2 स्थानों से ये प्राप्त हुआ है, ये रटने पड़ेंगे आपको, कहाँ से प्राप्त हुए कलिंग का शिलालेख। ये धोली एक जगह थी और जोगदा एक जगह थी। इन जो शिलालेखों में क्या जानकारी मिलती है, जैसे मैं लिखा रहा हूँ इस तरह से लिखना, ताकि आपको याद में क्या जानकारी मिलती है कि नए प्रदेशों के राज्य प्रबंध एवं अशोक द्वारा प्रजा के प्रति पितृतुल्य भाव प्रदर्शन कर, कि इन शिलालेखों में ये उल्लेख है कि अशोक द्वारा, देखो इसमें जानकारी मिलती है कि अशोक द्वारा प्रजा के प्रति, प्रजा के प्रति, प्रजा के प्रति पितृतुल्य मतलब पितृ के समान, पितृ
तुल्य भाव की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शिलालेख फर्स्ट, शिलालेख सेकंड, ऐसे करके उनके जो शिलालेख 14 शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण, अशोक के महत्वपूर्ण शिलालेख। एक शिलालेख क्या होते हैं, पहली बात तो ये शिलालेख क्या होते हैं कि जैसे कोई पत्थर है, इस पर है ना कोई भी ऐसे लेख लिखवा देते थे, उत्कीर्ण करवा देते थे। वो प्रस्तर या चट्टान होती थी बहुत बड़ी, तो ये उत्कीर्ण करवा देते थे। इस तरह से 14 जगह से जो 14 है ये शिलालेख है। उसमें हम बात करेंगे शिलालेख फर्स्ट के बारे में। शिलालेख फर्स्ट में क्या उल्लेख है, उल्लेख क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको 14 लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट। ठीक, फर्स्ट में क्या है, पशु बलि की निंदा करी गई है, पशु बलि निंदनीय। ठीक, फर्स्ट में ये उल्लेख है। बात करें सेकंड में क्या उल्लेख है, सेकंड में मानव और मनुष्य, सॉरी मानव और मनुष्य मानव और पशु के चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है, चिकित्सा व्यवस्था बारे में जानकारी उपलब्ध, मतलब कि जो है चिकित्सा परामर्श, मानव को अगर कुछ हो जाता है, पशु के कुछ हो जाता है, उनको क्या क्या जो चिकित्सा की परामर्श दिया जा सकता है या चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जा सकती है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध है। थर्ड में हम बात करें, थर्ड शिलालेख में धम्म यात्रा करने का आदेश अशोक द्वारा दिया गया है ना। तो धम्म का प्रचार प्रसार की बात, धम्म यात्राओं का उल्लेख, धम्म यात्राओं का उल्लेख। ठीक है, अशोक का धम्म क्या था वो अपन बात करेंगे अभी आगे। अशोक ने जो है हम मतलब अशोक का धम्म, अभी थोड़ी जानकारी मैं बता दूं। एक तो था ये धम्म, अशोक का धम्म क्या था, अशोक का धम्म ये था कि प्रजा का नैतिक उत्थान करना है। तो नैतिक उत्थान करने के लिए जो भी नियम और आचार संहिता बनाई है ना, उसे अशोक का धम्म कहा गया। नैतिक उत्थान करने के लिए धम्म यात्राओं का प्रचार किया गया। तो ये आपके थर्ड शिलालेख में उल्लेख है। फोर्थ में हम बात करें, फोर्थ में क्या है, धर्म से संबंधित है ना शेष जो नियम बच जाते, धर्म से संबंधित शेष नियम, शेष धर्म से संबंधित शेष नियम, धर्म से संबंधित शेष नियम। और इसमें एक चीज और था, इसमें क्या था, वेरी घोष के स्थान पर, वेरी घोष के पर हम घोष की बात की गई, हम घोष की बात की गई है, सही है। इसका मतलब क्या है, वेरी घोष मतलब युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति के पालन की, मतलब युद्ध को तो त्याग दो, युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए इस धरती, उसके इस धम्म घोष की बात की है, मतलब प्रजा का नैतिक उत्थान, युद्ध में कुछ नहीं रखा। ठीक है, पांचवें में हम बात करते हैं, तो धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए व्यक्ति भी चाहिए, तो व्यक्ति चाहिए तो कौन व्यक्ति होने चाहिए, उनको क्या कहा जाएगा, वो उसमें उल्लेख किया है। तो इसमें धम्म महामात्र, तो धम्म का प्रचार प्रसार करते थे ना, तो धम्म महामात्रों नियुक्ति की बात। छठे में हम बात करें, छठे शिलालेख में छठा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छठे को छोड़ दो है ना। आप अपन बात करते हैं सातवां और आठवां शिलालेख, आपके आठवां शिलालेख, सातवें शिलालेख की बात करें तो ये एक अलग ही विशेषता है इसकी, सातवें की, यह सबसे लंबा शिलालेख है, लंबा शिलालेख है। ठीक है, ये सबसे लंबा शिलालेख है ना। और इसमें क्या है कि तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, दोनों में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। आगे समझ में, इसमें से मैं बताऊंगा भी आपको, सारे नहीं पढ़ने हैं, बस मैं तो लिखवा रहा हूं ना, तो सारे एक बार, छठा मैंने छोड़ दिया इंपॉर्टेंट,
अब हम बात करते हैं 9वें शिलालेख। तो ये शिलालेख भी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। 10वें की बात करें तो 10वां भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। हम आप बात करते हैं सीधा 12वें शिलालेख। सेकंड, 12वें शिलालेख की बात करते हैं। 12वें शिलालेख में क्या है कि जैसे धम्मा महात्रों की नियुक्ति 5वें शिलालेख में की गई है ना, इसका उल्लेख है। तो महिला धम्मा महात्रों की ना, जो महिला महामात्रों की नियुक्ति की गई है, ये 12वें शिलालेख में उल्लेख मिलता है। और 13वां जो शिलालेख है, 13वां शिलालेख में तो कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है वाला ये, कलिंग नरेश खारवेल वर्सेस अशोक, युद्ध वर्णन है, युद्ध वर्णन है प्लस अशोक जो सम्राट अशोक हैं, इनका हृदय परिवर्तन हो गया था इस युद्ध के बाद, हृदय परिवर्तन का उल्लेख है, ठीक है। इस तरह से जो है आपके शिलालेखों का वर्णन मिलता है। एक अशोक की माता का नाम क्या था, यह अलग से जानकारी देता हूं। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक के माता का नाम जनपद कल्याणी, इन्हें ना कहीं कहीं पे क्या नाम से भी जाना जाता है, शुभद्रांगी, शुभ, ठीक है, नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये अशोक के शिलालेख थे। आगे हम और भी अशोक के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। और आप अगर ये क्लास को लेके शॉर्ट नोट्स बना लेते हो ना, तो आपको किसी भी क्लास में या किसी भी तरह की आपको नोट्स में कमी नहीं होगी, कोई भी एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ना। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कहीं आपकी वीडियो में इसमें साफ लिखा हुआ है कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक में खास कला और साहित्य। आधुनिक में तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, जबकि प्राचीन में और मध्यकाल में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो कहीं से बनेंगे, तो मौर्य काल और दूसरा गुप्त काल, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे नए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको कहिए कि ये वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए वीडियो को पसंद आए तो। और अगर पसंद नहीं, कोई सजेशन देना है तो कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। कोई टॉपिक पढ़ना है आपको, फर्स्ट ग्रेड का रिलेटेड, सेकंड ग्रेड का रिलेटेड, जीके से संबंधित कोई भी टॉपिक हो तो बता सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इतना ही।